फर्स्ट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बेसिस दिस नंबर ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि सर एक में 2 होती हैं, एक में मिनिमम 3 होती हैं, कि सर इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड 2 पार्टीज आर देयर, जबकि 3 होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी, एंड देयर कैन बी मोर देन 3 एज वेल। इफ देयर आर मोर देन 1 श्योरिटीज देन देयर कैन बी मोर देन 3 पार्टीज एज वेल, ठीक है। तो बट इसमें मिनिमम 3 तो होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी। नेचर ऑफ लाइबिलिटी चिल्ला चिल्ला के बहुत बार समझाया हुआ है मैंने आपको कि सर नेचर ऑफ लाइबिलिटी यदि मैं बात करूं तो यदि जिस दिन कार का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में ये डिसाइड हो गया कि इतने रुपए का नुकसान हुआ है, उस दिन इंडेमनिफायर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वुड बी प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल उस पैसे को चुकाने के लिए। जिसकी कार है वो नहीं, बट इंश्योरेंस कंपनी रेस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ गारंटी सर पहले प्रिंसिपल डेटर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगा, यदि वो नहीं चुकाता है तो गारंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सर नेचर ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। अनकंडीशनल यहाँ पर गारंटी जैसी कंडीशन नहीं है कि पहले प्रिंसिपल डेटर चुकाएगा, वो नहीं चुकाएगा तो हम चुकाएंगे, ऐसा नहीं होता। इट इज अनकंडीशनल, उसको पैसा चुकाना है इंश्योरेंस कंपनी वाले को। Whereas in contract of guarantee, the liability of surety is secondary and conditional. Secondary, sir, primary किसकी है? Principal debtor की है। Conditional की यदि principal debtor ने अपनी liability पूरी नहीं की तो मेरी liability आएगी, तो guarantor की liability आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। Time of liability, sir, indemnity में liability of indemnifier arises on the happening of a contingency. प्लस इसमें जोड़ना चाहो तो आप ये भी जोड़ सकते हो कि सर कंटिजेंसी जब हो गई प्लस जब अमाउंट ऑफ लॉस डिसाइड हो गया, वो भी आप चाहो तो जोड़ सकते हो, उसमें भी कोई एतराज नहीं है। तो लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर उस समय अराइज हो जाती है। जबकि इधर लाइबिलिटी अराइजेस ओनली ऑन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉमिस और नॉन पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेट। सर प्रिंसिपल डेटर को कुछ प्रॉमिस पूरा करना था, वो उसने नहीं किया, या फिर उसको कोई डेट चुकाना था, वो उसने नहीं चुकाया, तो सर लाइबिलिटी ऑफ गारंटर वुड अराइज देन। जबकि यहाँ पर एक कंटिजेंसी है क्या, कि एक्सीडेंट का होना, आग का लगना, कार का एक्सीडेंट होना, ये सब वो कोई इवेंट होएगा तभी तो, उससे कोई नुकसान होएगा तभी तो लाइबिलिटी अराइज होगी। जबकि यहाँ पर कोई वादा पूरा किया था वो नहीं किया, या फिर कुछ लोन चुकाना था, डेट चुकाना था, वो नहीं चुकाया, तो वो, ठीक है। कंटिजेंसी क्या होता है रे, जो इधर है, कंटिजेंसी इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर लाइबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी। पढ़ा था वहां पर, व्हाट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स और नॉन हैपन्स पे डिपेंड करेगा कि लाइबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी। फिर अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये भी पढ़ा था कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में डिफरेंस होता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में डिफरेंस होता है। कनक, क्या डिफरेंस होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में? सर एक बेट्स के लिए बनते हैं। हम्म, बेटिंग, एक बेटिंग के लिए होता है, ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत होता है, ठीक है। कल बारिश हो तो तू मुझे 100 रुपए दे देना, नहीं होगी तो मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगा, ये सब गलत है। इंडिया में वॉइड एग्रीमेंट्स माने जाते हैं, गलत एग्रीमेंट। जबकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। यदि मेरे घर में आग लग जाए तो आप मुझे उससे होने वाले नुकसान की भरपाई करेंगे। आग लगना इज दैट अनसर्टेन इवेंट जिसपे डिपेंडेंट है, कंटिजेंट है कि परफॉर्मेंस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। याद करो क्यों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में पढ़ाए जाते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में इसीलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि उनके लिए जनरल प्रिंसिपल्स पहले आने चाहिए। नेक्स्ट, टाइम टू एक्ट। सर इंडेमनिफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, इसको मैं आपको बोलूंगा दिमाग लगाए बिना इसको घोट लेना, ठीक है। इंडेमनिफाइड नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर वेयर एज श्योरिटी एक्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। टिपिकल कैसे, आओ समझाता हूं आपको कि सर इंडेमनिफायर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल ले लो, वो है ना इंडेमनिटी होल्डर की रिक्वेस्ट पे काम नहीं करेगा।
ठीक है, नीड नॉट। उसके लिए जरूरी क्या है कि सर वो कंटिंजेंट इवेंट सही में अकर हो जाए, वो कंटिंजेंट इवेंट सही में अकर हो जाए ना, तो अब उसको काम करना पड़ेगा। इवेंट तो कुछ हुआ ही नहीं और इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर बोल रहा है कि मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, वो थोड़ी ना करेगा। जबकि यहाँ पर श्योरिटी जो गारंटर है एक्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। इसको समझने का एक और तरीका है, देखो एंगल ही पूरा ही अलग अलग एंगल में आपको बताता हूं कि सर झील को एक है ना अपने स्कूटर के लिए, झील के पास में एक स्कूटर है, होंडा एक्टिवा स्कूटर है, उसके लिए इसको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। ठीक है, तो झील ने इंश्योरेंस कंपनी में वो क्या कहते हैं पॉलिसी खरीदने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा कि मुझे मेरे स्कूटर का इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी इसके स्कूटर की पॉलिसी का जो इसने ऑफर लेटर भरा है, मतलब जो पॉलिसी लेने के लिए इसने फॉर्म भरा है, उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। उस मतलब इसको पॉलिसी दे भी सकती है, पॉलिसी देने से मना भी कर सकती है। ठीक है, समझ में आई ना? इंश्योरेंस कंपनी के डिस्क्रिशन पे है कि वो इसको पॉलिसी देना चाहेगी या नहीं देना चाहेगी। इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि यदि ये स्कूटर तो पहले से ही ठुका हुआ है, बहुत ही गंदे तरीके से मैंने मेंटेन किया हुआ है, मुझे इस पे नहीं देनी चाहिए, या इस पे स्कूटर पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी देने से मना भी कर सकती है। तो इसलिए ये पॉइंट दैट इंडेमनिफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, ये थोड़ा सा टिपिकल अदर वे में जाके समझा रहा हूं मैं। जबकि श्योरिटी एक्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, ज्यादा अच्छा एंगल पहले वाला है जो मैंने आपको बताया था कि सर इंडेमनिफायर या इंश्योरेंस कंपनी कब एक्ट करेगी, सर जब वो कंटिंजेंट इवेंट अकर हो जाएगा। ठीक है, ये तो तब एक्ट करेगी। इसलिए इंडेमनिफायर की रिक्वेस्ट पे काम करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और जबकि इधर सर प्रिंसिपल डेटर ने रिक्वेस्ट किया है तो गारंटर को, या क्रेडिटर ने रिक्वेस्ट किया है तो गारंटर को गारंटी देनी पड़ेगी। श्योरिटी एक्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर और द क्रेडिटर। नेक्स्ट, राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी। Indemnifier cannot sue a third party for loss in his own name as there is no privity of contract। देखो समझो, झील मैडम अपना स्कूटर चला रही थी एक बार, ये झील का स्कूटर है, पता नहीं जैसा भी स्कूटर है, दो टायर है यहाँ पर, झील अपना स्कूटर चला के ले जा रही थी। झील भी गाना गाते हुए जा रही थी, सामने से भी एक जना आ रहा था, इसने देखा ही नहीं और दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है दैट इसने आके मान लो एक एक एग्जांपल लेते हैं, झील खड़ी हुई थी, एक जना गाना गाते हुए अपनी कार चलाते हुए आ रहा था और झील के स्कूटर को उड़ा के चला गया। झील बैठी भी नहीं थी इस पे, बस इसका स्कूटर खड़ा हुआ था, तो इसके स्कूटर को उड़ा के चला गया। ठीक है, अब झील ने इंश्योरेंस कंपनी को याद किया, देखो किसी ने मेरे स्कूटर को नुकसान पहुंचाया है, यू मेक गुड द लॉसेस। तो इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर इसके स्कूटर के लॉसेस को सही कर दिया। ऐसा करने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट इस बंदे से जिसने इसकी स्कूटर का नुकसान किया उससे अपना हर्जाना डायरेक्टली नहीं वसूल सकती, क्योंकि इस बंदे के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इस पर्सन के बीच में देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं इन दोनों के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और इसके बीच में। होता क्या है, थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना। ये झील का स्कूटर जो है वो, ठीक है, ये थर्ड पार्टी जिसने इसके स्कूटर को टक्कर मारी है, और ये इंश्योरेंस कंपनी। यदि थर्ड पार्टी ने झील के स्कूटर को टक्कर मारी है तो झील का राइट है ये कि ये थर्ड पार्टी से नुकसान वसूल सकती है। झील का राइट है ना, तूने मेरा स्कूटर को टक्कर मारी है, चल मेरा नुकसान की भरपाई कर, उसका कॉलर पकड़ के बोल सकती है ये। ठीक है, अब झील के पास में सेकंड ऑप्शन क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी को भी बोल सकती है, देखो किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मारी है तो कृपया आप मेरे स्कूटर को सही कराने का हर्जाना देवें। ठीक है,
सर इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली जाके इस थर्ड पार्टी की गर्दन नहीं पकड़ सकती कि तेरे कारण मेरे को लॉस हुआ है, इस वजह से मैं अपना लॉस तेरे से वसूलूंगी जो मेरे को झील के स्कूटर को सही कराने में लगा है। यदि झील अपने ये राइट्स इसको असाइन करेगी तो ही वो जाके इसकी गर्दन पकड़ सकती है। क्या इंश्योरेंस का ये फंडा क्लियर हुआ तुम लोगों को? इंडेमनिटी का या इंश्योरेंस का ये फंडा क्लियर हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इसके स्कूटर को रिपेयर के चार्जेस देवे, और डायरेक्टली जाके इसकी गर्दन भी नहीं पकड़ सकती जिसने स्कूटर को नुकसान पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि वो राइट झील के पास में है। जब तक झील अपने ये राइट्स इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देती है, जब तक झील अपने राइट्स इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देती है, ये जाके इसकी गर्दन नहीं पकड़ सकती। यानी स्पेसिफिकली झील को ये राइट्स इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे। जबकि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है रे? ये प्रिंसिपल डेटर, ये क्रेडिटर, ये गारंटर। यदि प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट के कारण गारंटर को पैसा चुकाना पड़ता है क्रेडिटर को, तो डायरेक्टली हम तो बोलते ही है ना, बाय डिफॉल्ट राइट है कि ये अपने सारे लॉसेस इससे वसूल सकता है। वसूल सकता है या नहीं वसूल सकता है? डायरेक्टली वसूल सकता है ना? यस। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी। इंडेमनिफायर कैनॉट स्यू अ थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम। इंश्योरेंस कंपनी अपने नाम से एक्सीडेंट करने वाले पे केस नहीं कर सकती है, एज देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सच अ राइट वुड अराइज ओनली इफ देयर इज एन असाइनमेंट इन हिज फेवर। यानी कि झील अपना ये राइट असाइन करती है इंश्योरेंस कंपनी को, तो ही उसका इंश्योरेंस कंपनी का ये राइट अराइज होगा। जबकि श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन नेम। श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसा चुका दिया, 1 लाख रुपए जो प्रिंसिपल डेटर को चुकाना था, तो ये इससे पैसे वसूलने के लिए अपने नाम से इसके ऊपर केस ठोक सकता है। इसके पास में वो सारे राइट्स आएंगे जो क्रेडिटर के पास में है इसके ऊपर केस करने का। नंबर 1, कोई सिक्योरिटी है तो वो ये वसूल लेगा, ठीक है, बिकॉज ही गेट्स ऑल द राइट्स ऑफ अ क्रेडिटर आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट्स। राइट ऑफ सब्रोगेशन इजी है या नहीं है? बोलिए, इज इट इजी और नॉट? झील इमेजिन कर रही है क्या मेरा स्कूटर चल रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तेरा ब्रदर बीच बीच में कैसे आ रहा है, एक और जने की फीस लगेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस? इंडेमनिटी में पर्पस इज रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस। इंडेमनिटी में पर्पस इज रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस, जबकि गारंटी में पर्पस इज सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर अपने आप को सिक्योर करना चाहता है कि मैंने जो पैसा उधार पे दिया है वो वापस आ जाए। इंडेमनिटी में यदि कोई लॉस हो रहा है तो उसकी भरपाई है, जबकि गारंटी में पर्पस इज सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। सर इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट में या इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में सभी जने कॉम्पिटेंट होने चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी तो इंश्योरेंस कंपनी तो कॉम्पिटेंट होती है इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए, जिसके नाम पे पॉलिसी इशू हो रही है वो भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट, यदि इफ अ प्रिंसिपल डेटर इज अ माइनर, ये माइनर है और इसके बिहाफ पे गारंटी देने वाला मेजर है, इसके बिहाफ पे गारंटी देने वाला मेजर है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा और गारंटर को करना पड़ेगा। सो इन दिस केस इफ अ माइनर इज अ प्रिंसिपल डेटर, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज स्टिल वैलिड। हाँ, यदि ये क्रेडिटर माइनर हो गया या फिर ये माइनर हो गया गारंटर देने वाला, तब तकलीफ हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए, तब ये भी केस एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे अपन जिसमें तीनों पार्टीज माइनर हैं, तो उस केस में क्या होगा अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक कराऊंगा। तो चलिए, उसमें सभी जने सेम लिंक पे रिजॉइन करेंगे और फिर हम इसका क्वेश्चन बैंक इंडेमनिटी और गारंटी का करना चालू करते हैं।